हेलो एवरीवन। हेलो हेलो हेलो। हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? हाँ, उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह एकदम चंगे। चलो तो ज़्यादा बिना देरी किए पहले मैं इसको ठीक कर शिट पहले मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये लो, ये ठीक है। ठीक है। और आज की जो हमारी क्लास है वो है कक्षा 8th। कक्षा 8th क्लास 8th कक्षा 8। ठीक है। और कक्षा 8 का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन, जो बच्चों के यहां पर आकर अटक जाता है। यहां पर बोले सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नाम बताओ। समीकरण तो शायद सभी ने सीख लिया होगा, शायद सभी ने सीख लिया होगा कि प्लस की संख्या हो माइनस में फेंक दो, माइनस की संख्या हो प्लस में फेंक दो, गुणा की संख्या हो बटा में ले जाओ, और बटा की संख्या भाग की संख्या हो तो उसको गुणा में पक्षांतरण कर दो। यस, यही रूल है। ये सीखा होगा बहुत सारे क्लासेस में सीखा होगा, सर से सीखा होगा, फलाना ढिमका, बहुत सारी जगह से सीखा होगा। चलो समीकरण को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पहले समीकरण का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं मैं। ये समीकरण जो है हमारी एक्सरसाइज है समीकरण, और ये शायद सेकंड चैप्टर है, सेकंड एक्सरसाइज है ये समीकरण की, कक्षा 8 की। तो जो समीकरण है, समीकरण सॉल्व करना जहां तक मैं मानता हूं शायद आता होगा, नहीं आता होगा, आई डोंट नो। लेकिन अभी थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, तो समझ में आएगा जरूर। ठीक है। तो समीकरण को हम रिलेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिलेशन, रिलेशन एक रिश्ता है समीकरण। ये रिश्ता क्या कहलाएगा, ये वाला वो रिश्ता नहीं भाई। ये रिश्ता समीकरण, यानी कि समीकरण को समझने के लिए हमें आना चाहिए चर, अचर, बीजीय व्यंजक यानी कि वेरिएबल, कांस्टेंट वैल्यू, एंड नेक्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इन चीजों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है कि चर क्या है, अचर क्या है और बीजीय व्यंजक क्या है। तो चलो थोड़ी सी जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि ये जो चर, अचर, बीजीय व्यंजक है ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो इसको अगर जब कक्षा 5, कक्षा 6, 7 की वीडियोस जब बनाऊंगा मैं, उनकी क्लासेस की वीडियोस जब बनाऊंगा, जब तुम्हारे पास प्रोवाइड होगी, तब जरूर देखना इस चीज को। चर, अचर और बीजीय व्यंजक का कॉन्सेप्ट मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा देखे, हर एक स्टूडेंट चाहे कक्षा 10 का हो, कक्षा 11 का हो, कक्षा 12 का हो, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहां पे चर, अचर और बीजीय व्यंजक, कई बार कक्षा 10 तक पहुंचने के बाद भी बच्चे को यह समझ में नहीं आता चर की परिभाषा क्या होती है। वो अक्सर ये कहता है चर की परिभाषा बताओ, तो चर होगा सर XYZ चर होते हैं। अरे भाई, परिभाषा पूछी जा रही है, परिभाषा पूछी जा रही है कि चर को हम कहेंगे क्या। गणित का हर एक शब्द ये कह सकते हो परिभाषा है। गणित एक परिभाषा है। गणित चर क्या है, चर क्या है? चर है अगर एक सीधी सी परिभाषा जो सबके समझ में आ जाए। चलो एक एग्जांपल देता हूं मैं चर का, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। देखना, जो बदलता रहे, जो परिवर्तनशील हो, जैसे कि मैं कहूं गिरगिट का रंग। हाय हाय, कितना प्यारा एग्जांपल है। गिरगिट का रंग परिवर्तनशील है, बदलता रहेगा। तो सर गिरगिट के रंग को क्या चर कह दे, या गिरगिट को चर कहेंगे, या गिरगिट के रंग को चर कहेंगे? अरे तो भाई, मैं जस्ट एन एग्जांपल बताने की कोशिश कर रहा हूं कि चर क्या है, जो परिवर्तनशील हो, जो फिक्स नहीं हो। जैसे कि एक एग्जांपल सुनो। इस समीकरण को समझने से पहले मैं चर, अचर के कॉन्सेप्ट को एक हल्का सा क्लियर कर देता हूं। अचर जो है, अचर का मतलब होता है अपरिवर्तनशील राशियां।
अपरिवर्तनशील राशि, सीधा सीधा सही दो ही शब्दों में इसकी परिभाषा फिनिश, पूरी परिभाषा फिनिश। मतलब कि हमेशा हमेशा तक के लिए जितना पढ़ोगे, जितना आगे तक पढ़ोगे, हमेशा हमेशा के लिए ये केवल दो शब्द बोल दो, अचर आते ही अपरिवर्तनशील राशियां अचर कहलाती है। बस यही डेफिनेशन है, दुनिया में कोई इसकी डेफिनेशन को चेंज नहीं कर सकता। और अचर जो है अपरिवर्तनशील राशि, यानी कि जिनमें कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते, जैसे कि दुनिया की संख्याएं, सारी संख्याएं, इनको हम कभी बदल नहीं सकते। हम 5 को, हमारे पास आज एक 10 रुपए का नोट है, 10 रुपए का, ये 10 रुपए का नोट है मेरे पास रे बाबा, 10 रुपए का कहाँ पे है? एग्जाम्पल के तौर पर मेरे को लाना पड़ेगा कि 10 रुपए का सिक्का, एक का सिक्का, पांच का सॉरी, मेरे पास 5 का सिक्का है, ठीक है, ये रहा। वाह, व्हाट एन कैच, ठीक है। तो ये 5 का सिक्का है, खरीदिए 5 का सिक्का मात्र 6 रुपए में। ठीक है, तो ये 5 रुपए का सिक्का है मेरे पास में। अब ये 5 रुपए का सिक्का मैंने यहां पर रख दिया। ओ शिट, ओ शिट, काम की चीज रह गई। सुनो 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 सुनो, माफी चाहेंगे सर, माफी चाहेंगे सर, माफी चाहेंगे सर, ये लो, जय बजरंगबली। हाँ, तो 5 के सिक्के को मैंने यहां पर रख दिया, मैंने रखा 5 का सिक्का। मैं 60 साल और जिया, 60 साल बाद 60 साल बाद क्या, मेरी एक पीढ़ी और जी, उसके बाद एक पीढ़ी, उसके बाद एक पीढ़ी, मतलब 50 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। 50वीं पीढ़ी से एक आदमी, एक मेरे वंश का एक युवक, नौजवान युवक हट्टा कट्टा मेरी तरह बॉडी, सॉरी कुछ बन जाएगी, थोड़ी जल्दी बन जाएगी, ठीक है। एक 50 पीढ़ी बाद में एक युवक आता है इस कमरे में इन्वेस्टिगेशन के लिए कि मेरे पूर्वज यहां रहते थे, तो उसको यह सिक्का मिलता है और इस पर उसने देखा 5 लिखा हुआ है। क्या इस 5 को हम बदल पाए, या फिर समय इस 5 को बदलने में सक्षम रहा? क्या ऐसा हुआ कि वर्षों बाद, मतलब वर्षों लगेंगे, बहुत सारे वर्षों बाद, युग बीत जाएंगे, युग क्या, सदियों बीत जाएगी 50 पीढ़ियां आने में, तो क्या इस 5 के सिक्के को परिवर्तन कर सकेगा? परिवर्तन हुआ क्या इसमें कुछ? आई थिंक सभी का सवाल, सभी का जवाब होगा नहीं सर, ये 5 का सिक्का आज भी 5 का है, पहले भी 5 का था और आने वाले वक्त में भी 5 का ही रहेगा। इस 5 में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। ये 5 आज भी 5 है, कल भी 5 था और आने वाले वक्त में भी 5 होगा। और ऐसी संख्याएं जिनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, वो संख्याएं हमेशा अचर कहलाएगी। कोई भिन्न भी हो सकती है, ये 2/5, 2/5 अपरिवर्तनशील है, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसका रूप बदल सकते हैं, रूप बदल सकते हैं, इसको दशमलव में लिख सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं इसके मान में परिवर्तन कर सकते हैं क्या हम? कतई नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं, कभी नहीं, हम इसके मान में कभी परिवर्तन नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको कहते हैं अचर। तो मैंने समझाया कि दुनिया की हर संख्या अचर है, दुनिया की हर संख्या अचर है, कांस्टेंट है, फिक्स है। अचर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब बात आती है चर की। सर चर क्या है? तो चर हो गया परिवर्तनशील राशियां, परिवर्तनशील राशियां। सर मजाक करते हो सर, परिवर्तनशील, जब आपने कह दिया कि दुनिया की सारी राशियां अपरिवर्तनशील है, संख्याएं, सभी संख्याएं अपरिवर्तनशील है, तो ऐसा क्या है जो परिवर्तनशील है जिसको हम बदल सकते हैं? तो देखो, परिवर्तनशील राशियों को जो हमारी अल्फाबेट होते हैं, हमारे जो अल्फाबेट होते हैं, उनसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सर कैसे? सर कैसे? परिवर्तनशील का मतलब समझ में नहीं आया सर, कि परिवर्तनशील जो बदलता रहे। तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मैंने लिखा x - 1 = 5, क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा x + 5 = 10। ठीक है, 2 सवाल है मेरे पास में, इसमें भी x है, इसमें भी x है। ठीक है, चलो 2 सवाल है मेरे पास। यहां से जब मैंने x का मान निकाला, यानी कि x का एक ऐसा मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है, तो इसको हल किया तो मेरे पास आया x = 5 + 1, तो x = 6, x = 6 आया। और यहां पर x = 10 - 5 एंड x = 5। अब एक चीज नोट करो, ये भी x है और ये भी x है, ये भी x, ये भी x,
लेकिन यहां पर x 6 है और यहां पर x की वैल्यू 5 है। तो हमने देखा कि जो चर है वो परिवर्तनशील है। बस इतना कॉन्सेप्ट काफी है चर को समझने के लिए। चर को समझने के लिए इतना कॉन्सेप्ट काफी है कि जो परिवर्तनशील है वही चर है। और चर को अंग्रेजी वर्णमाला के जैसे कि अभी बताया जो अल्फाबेट्स होते हैं उनसे रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा। मैथ में जो वेरिएबल है चर जो है उसको अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और बाकी के इस कॉन्सेप्ट को हम किसी और क्लास की वीडियो में जैसे कि 6 क्लास की वीडियो जो होगी उसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें पढ़ेंगे बहुत 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 अच्छे तरीके से, इतना डीपली कि मैथ से डर नहीं, मैथ से प्यार होगा। अब देखिए एक चीज समझाता हूं, मैथ को खुद पर हावी मत होने दो। मैथ को खुद पर हावी मत होने दो। मैथ के इतने कॉन्सेप्ट तैयार कर लो, इतने कॉन्सेप्ट तैयार कर लो कि मैथ पर हम हावी हो जाए। और जिस दिन ऐसा होगा ना, उस दिन मैं वादा करता हूं आपसे, मैथ आपकी उंगलियों पर नाचेगी। याद रखना, मैथ के कॉन्सेप्ट तैयार करो, जहां काम में आए अप्लाई कर दो। और कॉन्सेप्ट तैयार करवा रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट्स मैथ की हर एक नींव, मैथ की नींव में रखे जाने वाले हर पत्थर की परिभाषा। मैथ से डरो मत, मैथ को डरा के रखो, फिर देखो कमाल। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे परिवर्तनशील राशियां क्या है, चर कहलाती है। परिवर्तनशील राशियां चर कहलाती है। अब सीधा मैं समीकरण पे आ जाता हूं, ठीक है। कि सर समीकरण को मैंने रिश्ते का नाम दिया था कि समीकरण जो है एक रिश्ता है, एक रिलेशन है। और जो मैथ में रिलेशन होते हैं वो अगर कक्षा 12 तक की मैं बात करूं तो रिलेशन यानी कि रिश्ते मैथ में रिश्तों का क्या क्या खेल सर, मैथ में रिश्ते कैसे? तो देखो, रिश्ते के लिए हमारे पास में 2 ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, 2 कैंडिडेट होना जरूरी है। सही बात है। रिश्ते के लिए हमारे पास 2 कैंडिडेट होना जरूरी है। अब कोई पूछे कि बताओ मेरा रिश्ता मेरे से क्या है, तो क्या कहा जाएगा कि मैं हूं भाई साहब, मैं हूं। हाँ, अगर किसी और कैंडिडेट के साथ में रिश्ता पूछा जाए तो हम जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक रिश्ता उसको एक नाम दे सकते हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। समीकरण जो होगा कहीं ना कहीं पर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में दो वैल्यूज के बीच में होने वाला है, जिसमें एक तो होगा चर, और चर को हम अज्ञात राशि के नाम से जानते हैं। अज्ञात राशि, चर का मतलब अज्ञात राशि, अननोन वैल्यू, वेरिएबल मींस अननोन वैल्यू। और एक होगा अचर यानी कि कांस्टेंट वैल्यू, जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसको हम जानते हैं। और चर क्या हो गया, जिसको हम नहीं जानते, उसके बारे में जानेंगे समीकरण की सहायता से। चर वो है जिसके बारे में हम नहीं जानते या जानने की कोशिश करते हैं, सामने देखकर तो नहीं बता सकते कि ये इतना है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, मैं पूछूं बताओ x कितना है, सर ये भी कोई सवाल हुआ कि बताओ x का मान कितना है? सर कुछ भी संभव है, x तो कुछ भी संभव है सर, कुछ भी संभव है। तो यही कॉन्सेप्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि x कुछ भी संभव है, ये अज्ञात है, अननोन है, इसके बारे में तब तक कुछ नहीं बताया जा सकता जब तक कि इसका रिश्ता किसी ज्ञात राशि के साथ में ना हो। इस x के बारे में तब तक नहीं बताया जा सकता जब तक कि इसका जो रिश्ता है, इसका रिलेशन है, वो एक ज्ञात राशि,
एक एक ऐसी संख्या जिसके बारे में जिसको हम देखकर पहचान सकते हैं कि अरे ये तो इतना है। उसके साथ में जब तक रिश्ता नहीं बनाएंगे तब तक इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। और रिश्ते के लिए गणित में 5 चीजें काम आती है, 5 चीजें रिश्ते बनाती है। एक तो बराबर, इक्वल टू, एक ग्रेटर देन, एक लेस देन, एक ग्रेटर और इक्वल, एक लेस और इक्वल, जिसमें इसको हिंदी में कहा जाएगा बराबर, इसको कहा जाएगा बड़ा, इसको कहा जाएगा छोटा। ये बड़ा और बराबर, ये छोटा और बराबर, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर एंड इक्वल एंड लेस एंड इक्वल। तो इन चीजों के बारे में तो इनको तो थोड़ी देर के लिए, इन रिश्तों को तो थोड़ी देर के लिए छोड़ ही दो, क्योंकि ये रिश्ते कहीं ना कहीं पर 11th-12th में जाकर काम आते हैं। 11th-12th में जाकर काम आते हैं। इनसे बनने वाले रिश्तों को हम असमीकाओं का नाम देते हैं, असमीकाएं। और इससे बनने वाले रिश्ते को हम नाम देते हैं समीकरण। इनसे बनने वाले रिश्ते असमीकाएं कहलाएंगे। ये भी थोड़ा सा क्ल्यू के लिए कॉपी में नोट्स बनाते रहना। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं पर एक फेयर कॉपी में रफली तौर पर कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ लिखते रहना, रफली तौर पर, या जैसे भी उचित लगे, जिससे कि आप भविष्य में कभी खोलकर पढ़ो ना तो समझ में आ जाए कि चर क्या है, अचर क्या है, ये सारी चीजें। तो समीकरण के बारे में मैंने बताया कि समीकरण एक रिश्ता है, और ये रहा रिश्ता। ये जहां पर दिखे ये समीकरण होगा, ये जहां पर दिखे समीकरण होगा, ये जहां पर दिखे समीकरण होगा, ये जहां पर दिखे असमीकाएं होगी। साइड में एक ब्लॉक बनाकर लिख लो कि ये असमीकाएं बनाती है, ये असमीकाएं हैं, ये असमीकाओं के रिलेशन सिंबल है, असमीकाओं को बनाने वाले सिंबल है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में बात करते हैं कि जो समीकरण है वो अज्ञात राशि का ज्ञात राशि के साथ में एक रिश्ता है। अज्ञात राशि का एक ज्ञात राशि के साथ में एक रिश्ता है कि x बराबर है 5 के, x बराबर है 5 के, यानी कि x की जगह एक x एक अज्ञात राशि है। x एक अज्ञात राशि है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो नहीं पता वो बराबर है 5 के। जो नहीं पता, जिसके बारे में कुछ नहीं पता, वो बराबर है 5 के। तो बताओ x कितना? क्या मस्त सवाल है। जो नहीं पता वो 5 है, जो नहीं पता वो 5 है। सुनना, ये एक ठीक वैसा ही एग्जाम्पल है जैसे कि 8th क्लास में एक बच्चा कुछ भी XYZ, जैसे कि दुष्यंत, प्रिंस, XYZ, और भी कोई बच्चे। तो एक कक्षा 8 का एक बच्चा पड़ोसी का टिफिन खा जाता है लंच में। कक्षा 8 का एक बच्चा, दुष्यंत ले लो या फिर प्रिंस ले लो, इन्हीं के काम चलते ये दोनों, इन्हीं में से कोई ना कोई। हाँ, वो अरे सीताराम, अपना सीताराम उसको तो लो। तो सीताराम लंच में दुष्यंत का टिफिन खा जाता है। ठीक है, अभी मेरा सवाल है कि एक अनजान व्यक्ति एंकर की तरह एक अनजान व्यक्ति खा जाता है लंच में दुष्यंत का टिफिन, और उसका नाम है और उसका नाम है सीताराम। तो बताइए दुष्यंत का टिफिन किसने खाया? मजेदार क्वेश्चन है। एक अनजान शख्स जो खा जाता है लंच में दुष्यंत का टिफिन, जिसका नाम है सीताराम। तो बताइए दुष्यंत का टिफिन कौन खाया? ये सवाल ऐसा ही है कि x जिसके बारे में कुछ नहीं पता वो 5 है। तो बताओ x कितना? अरे तो x 5 है, यानी कि जब x की जगह 5 रखेंगे तभी तो 5 = 5 होगा भाई। और जो समीकरण है वो अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना ही होता है। तो बताओ x की जगह क्या रखे कि दोनों बराबर हो जाए? तो x की जगह रखना होगा हमें 5। समझ में आया? चलो थोड़ा सा और समझते हैं, आप खुद को समझ में आने लगेगा। देखना, मैंने लिखा x+1, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, कोई नाराज नहीं होना चाहिए कि मैंने x+1 ही क्यों लिखा। कुछ भी लिख दो भाई, कुछ भी लिख दो। x+1 लिखा, इसका रिश्ता बनाया मैंने 5 के साथ में। x+1 का रिश्ता बनाया मैंने 5 के साथ में। अब यहां पर कहीं ना कहीं पर अज्ञात राशि भी है तो ज्ञात राशि भी है, और एक रिश्ता भी है। और रिश्ता कौन सा है? रिश्ता सर बराबर का है, ये रिश्ता बराबर का है।
तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, x प्लस 1 जो है वो 5 के बराबर है। तो बताओ x की जगह क्या रखा जाए कि इसको, ये जो बराबर चिन्ह है ना, बराबर चिन्ह, इसके जो इधर वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। और इधर वाला जो पोर्शन होगा उसको कहा जाता है RHS, राइट हैंड साइड। LHS RHS, LHS RHS, LHS और RHS में से हो सकता है LHS में अज्ञात राशि हो, RHS में नहीं हो सकता है RHS में अज्ञात राशि हो, LHS में नहीं हो सकता है LHS में भी अज्ञात हो, RHS में भी अज्ञात हो। संभावित, कुछ भी संभावित है। इन पर एग्जांपल्स हम करते रहेंगे अभी, तो धीरे धीरे जब आगे चलेंगे तो तब समझ में आएगा कि सारी चीजें पॉसिबल है। ठीक है, तो मैंने लिखा x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, जो ये समझाने की कोशिश करता है कि एक अज्ञात राशि में, अब देखना ये जो मैं कहने जा रहा हूं ना वो शब्द समस्याओं को भी रिप्रेजेंट करता है। शब्द समस्या तुम्हारे 2.2 है, शायद 2.2 या 2.3 शब्द समस्या है, जिनमें से शब्दों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से समीकरण बनाया जाता है और उसका समाधान निकाला जाता है। ये मैंने पहले भी कहा था कि जो गणित है वो समस्याओं का समाधान करती है, समस्याओं को समाधान करना सिखाती है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाती है। और शब्द समस्याएं वैसी ही कुछ है हमारे 2.2 में शब्द समस्या है जो मैं ये कहूं कि अगर दुनिया में 100 बच्चे हैं तो उन 100 में से 90 बच्चों को समझ में नहीं आती शब्द समस्या। दैट्स ट्रू। लेकिन मैं कहता हूं, प्रॉमिस करता हूं, हर एक बच्चे के समझ में आएगी, हर एक बच्चे के समझ में आ जाएगी। 10 बच्चे हो सकता है जो मेहनत ना करें, अगर वो भी मेहनत करे तो मैं कहता हूं 100 में से 100 बच्चे के ये चीजें समझ में आएगी, अगर वो सच में दिल से मेहनत कर रहा है तो। ठीक है, तो मैंने लिखा कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अब देखो इसके LHS में एक अज्ञात राशि है x और RHS में ज्ञात राशि है 5। देखो व्हाट एन कैच, अज्ञात राशि है 5। अब बताओ x एक अज्ञात राशि है, एक परिवर्तनशील राशि है, चर। ठीक है, बताओ x की जगह क्या रखा जाए कि LHS बराबर हो जाए RHS के, LHS पूरा का पूरा बराबर हो जाए RHS के, यानी कि इधर भी 5 बन जाए। अरे सही सोच रहे हो सर, x बराबर 4 रख दो, x बराबर 4 रख दो, तो x बराबर 4 जो है वो इस समीकरण का हल है। हल कहते हैं इसको, हल। अरे भाई हल की परिभाषा समझो। अरे सर हल की भी परिभाषा होती है, बिल्कुल होती है। ये मत कहना x बराबर 4 इसका आंसर है, अरे गलत है ये बात। x बराबर 4 इसका आंसर नहीं है, x बराबर 4 इस समस्या का समाधान है। x बराबर 4 जो है इस समस्या का हल है, हल। और हल का मतलब हुआ, हल की परिभाषा लिख लो, यहां लिख लो, कॉपी में लिख लो, जहां पे मर्जी हो वहां पे लिख लो, हमेशा के लिए समझ में आनी चाहिए। ये जो समीकरण को हम सॉल्व करते हैं और लास्ट में जो x बराबर जो हमारे पास कुछ ना कुछ आता है वो क्या होता है, वो होता है हल। और हल की परिभाषा क्या है, हल की परिभाषा लिख लो, हल की परिभाषा कि समीकरण में या असमीका में, लिख लो। अरे लिख लो, देखो समीकरण में या असमीका में, असमीकाओं को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था अभी, तो असमीकाओं को भी लिख लेना। समीकरण या असमीका में अज्ञात राशि का वह मान, ध्यान से लिखो, समझते हुए डीपली समझो कि एक समीकरण तो जाहिर सी बात है उसमें अज्ञात राशि होगी ना यार। समीकरण है तो अज्ञात राशि होगी, समीकरण है तो बराबर का चिन्ह होगा, समीकरण है तो LHS भी होगा, RHS भी होगा। तो समीकरण या असमीका में अज्ञात राशि का वह मान, समीकरण या असमीका में अज्ञात राशि का वह मान जो समीकरण को संतुलित करता है, बैलेंस करता है, LHS को RHS के बराबर बनाता है। थोड़ा सा हो सकता है थोड़ी लैंग्वेज तो सिंपल है। x का मान रखो ऐसा, जैसे कि एक एग्जांपल और समझते हैं, तभी अभी परिभाषा अपने आप समझ में आ जाएगी। अगर थोड़ी बहुत नहीं बैठी होगी तो आएगी, 10 बार आएगी, जाएगी कहां पर, हमें छोड़कर थोड़ी ना चली जाएगी। देखना मैंने लिखा
5 प्लस एक्स बराबर 6। चलो अब सीधा सीधा सा है, ये लो, माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, आप खुद देखकर बता सकते हो कि बताओ इस समीकरण का हल क्या होगा। इस समीकरण का हल क्या होगा? अब हल का मतलब है इस समीकरण में एक अज्ञात राशि है, उसकी जगह क्या रखा जाए कि LHS और RHS दोनों बराबर हो जाए। तो बताओ, चलो x की जगह 0 रख के देखो एक बार, 0 इसका हल है क्या? x बराबर 0 इसका हल है क्या? x बराबर 0 इसका हल है क्या? तो x बराबर 0 यानी कि x की जगह जब 0 रखा तो 5 प्लस 0 तो 5 हुआ, 5 बराबर 6। गलत बात, गलत बात, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। 5 बराबर 6 कभी नहीं होता। तो चलो कुछ और रखते हैं, x बराबर 1, 5 प्लस 1 6, 6 बराबर 6। यस यस, हमने कर दिखाया। x बराबर 1 जो है इस समीकरण का हल है। x बराबर 5 प्लस x बराबर 6 यानी कि इसमें x बराबर 1 जो है इस समीकरण का हल है। तो हल की परिभाषा लिख लेना। हल की परिभाषा क्या है कि अज्ञात समीकरण या असमीका में अज्ञात राशि का वह मान जो उस समीकरण को संतुलित करता है या बैलेंस करता है, RHS को LHS के इक्वल बनाता है, वही कहलाता है समीकरण या असमीका का हल। लिख लेना इसको। और भी कई तरीके के समीकरण होते हैं हमारे पास में, जैसे कि देखना, मैंने लिखा 2x = 6। अब एक चीज नोट करना, सर 2 और x जो है उनके बीच में क्या है, सिंबल क्या है? तो बेटा 2 और x के बीच में अगर कोई सिंबल दिखाई नहीं दे रहा ना तो वो मल्टीप्लीकेशन है। इनको संक्रियाएं कहते हैं, संक्रियाएं 4 होती है, प्लस माइनस गुणा और भाग, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। 4 तरीके की संक्रियाएं होती है हमारे पास में, 4 तरीके की संक्रियाएं, जिसमें जोड़ बाकी गुणा भाग के नाम से जाना जाता है। इसको भी डीपली पढ़ेंगे जब हम बीजीय व्यंजक पढ़ेंगे। जब बीजीय व्यंजक को पढ़ेंगे तो इनको इतना डीपली पढ़ेंगे, इनकी गुठली पकड़कर है ना बाहर निकाल लेंगे कि है क्या तू हमसे बड़ा है क्या? ऐसा सीखेंगे इसको, ऐसा सीखेंगे कि जिंदगी में कभी परेशान नहीं करेगा ये। साथ रहना। लेकिन 2x, तो ये समीकरण ये कहता है कि बताओ 2 को किससे गुणा किया जाए कि 6 आ जाए। तो सीधी सी बात है सर, x बराबर 3 रख दो। x बराबर 3 रखते ही x की जगह 3 रखोगे तो x को 3 से गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा, और 6 बराबर 6 रहोगे। तो यही तो इसका हल है, x बराबर 3 ही इसका हल है, जिसको आप कुछ इस तरीके से निकालते हो कि सर 2 के साथ x गुणा में है, इसको बटा में भेज देंगे क्योंकि गुणा में है, तो x बराबर 3 आ जाएगा। x बराबर 3 हमारा आंसर आ गया। यस, आंसर नहीं बेटा, हल आया है, वो हल। x बराबर 3 जो है वो हल आया है। चलो इसके आगे की क्लास जल्दी ही मैं तुम्हारे पास में प्रोवाइड करूंगा, लेकिन बच्चों की डिमांड थी कि सर जो दूसरी प्रश्नावली है जिसमें शब्द समस्या है उनको वो समझनी है। तो बेटा देखो, मैं कहता हूं कि अगर हम थोड़ा सा जीरो से चले ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। जीरो से चलते हुए आगे बढ़े तो ज़्यादा बेहतर होगा। जीरो से चलते हुए आगे बढ़े, आगे बढ़े तो बेहतर होगा। ये समीकरण है। चलो 1-2 समीकरण और कर लेते हैं क्लास ऑफ करने से पहले, ताकि कुछ चीज़ें और समझ में आ जाए। जैसे कि सर दोनों तरफ अगर चर हो, जैसा कि आपने समझाया था कि दोनों तरफ भी चर हो सकते हैं। जैसे कि पहले तो मैं इनका बेसिक समझा देता हूं मैं आपको कि हल निकालने के तरीके बनाए गए कुछ, जैसे कि x - 1 बराबर 6 है, तो बताओ x की जगह क्या रखा जाए कि उसमें से 1 घटाऊं मैं और हमें 6 मिल जाए। ये इसकी परिभाषा है। ये जो सामने लिखा हुआ है, ये इसकी परिभाषा क्या है कि अज्ञात राशि में से 1 घटाने पर 6 प्राप्त हो। तो बताओ अज्ञात राशि कितनी है? तो 7 है। अज्ञात राशि कितनी है? 7 है, क्योंकि 7 में से 1 घटाने पर ही हमें 6 मिलेगा। चलो इसको थोड़ा सा हम मैथमेटिकल तरीके से करते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ और दूसरा प्रोसेस के साथ करने की कोशिश करते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि x बराबर, सर x के साथ अगर कोई राशि जो है वो माइनस की संक्रिया ले रखी है अगर उसने, तो वो उधर हम पक्षांतरण कर देंगे तो वो प्लस की संक्रिया में कन्वर्ट हो जाती है। 6 + 1, और 6 + 1 जो है वो होता है x 7, यानी कि x की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ गई? 7। x की वैल्यू 7, ये हल है। और हल ये कहता है कि मुझे वापस इस समीकरण में रखकर देख लो, मैं LHS को RHS के बराबर कर दूंगा।
रख के देख लो। x की जगह जब 7 रखा तो 7 में से 1 घटाया तो 6 आया, और 6 बराबर है 6 के। हाँ सही बात है, यही तो बात है, 6 बराबर है 6 की। तो x बराबर 7 इस समीकरण का हल हो गया। कुछ एग्जाम्पल और करके देखते हैं हम, कुछ एग्जाम्पल और करके देखते हैं, जैसे कि 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। देखो अब थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं क्वेश्चंस को, इक्वेशंस को कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं। अब बताओ x की जगह क्या रखिए। देखो x की जगह आप वो संख्या रखोगे, कुछ ऐसी संख्या सोचो जिसको 2 से गुणा करके 1 घटाए तो 5 आ जाए। x की जगह क्या रखिए कि उसको हम पहले 2 से गुणा करें, फिर जो आएगा उसमें से 1 घटा दे तो हमें मिले कितना 5। तो सोचो, चलो x की जगह 1 रख के देखते हैं। तो 2 को 1 से गुणा किया तो 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाया तो हमें मिला 1। तो 1 बराबर है 5 के। नहीं सर नहीं बैठ रहा बिल्कुल भी। चलो 2 रख के देखो, 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाया तो हमें मिला 3, 3 बराबर है 5 के। उल्टी आ रही है सर। अब रखो 3, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5, 5 बराबर 5। यस सर यस सर यस सर, मिल गया बिल्कुल बेटा। तो x का मान जो है यहाँ पे 3 होगा, यानी कि x बराबर 3 जो है इस समीकरण का हल है। हल हल इस समीकरण का हल है। तो हल की परिभाषा समझ में आनी चाहिए कि हल क्या है, हल क्या है। ठीक है, पूछा करो सवाल, अपनी क्लास में पूछा करो, टीचर से पूछा करो। कुछ समझ में नहीं आए तो नंबर मैं इस पर लिख दिया करूँगा, मैं मिल जाएंगे तुम्हें नंबर भी, व्हाट्सअप करके पूछ लिया करो। कोई कॉल नहीं करेगा, कोई ध्यान रखना। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू कर सकते कॉल भी कर सकते हो। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। अब इसको मैथ के प्रोसेस के साथ में अगर हल करें तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि सर जो x, ये जो हमारे पास समीकरण है उसमें जो ऋणात्मक सिंबल वाली जो संख्या है उसका हम पक्षांतरण कर देंगे। तो ये हो गया 2x। अब इधर कितना बचा, 2x बचा, माइनस का 1 जो है उधर चला जाएगा, ये बीच में बचा बराबर इक्वल टू। अब 5 के बाद में 1 जाकर 6 क्या प्लस में चला जाएगा। तो इधर तो है 2x इज इक्वल टू, इधर हो गया 6। अब जो 2 और x के बीच में जो रिलेशन दिखाई दे रहा है वो है संक्रिया दिखाई दे रही है, वो है गुणन संक्रिया। तो ये जो 2 है वो बटा में चला जाएगा, तो ये कट पिट कर कितना बच जाएगा 3। x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पहले भी आ गया था हमारे पास में ये समीकरण। तो इस तरीके से हम समीकरण को एक्सप्लेन करते हैं, इस तरीके से हम समीकरण को समझ सकते हैं। और भी कई एग्जांपल्स करेंगे लेकिन वो अगली वीडियो में करने वाले हैं। ओके, बाय 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 बाय, गुड नाइट गुड नाइट। रात को बना रहा हूँ वीडियो। हाँ ये मेरा बाय।